मैंने ऐसी चीज छाया में नहीं देखी मैं भी। थी वैसे। छाया में साले। हद है। और आग भी असली नहीं लगती, जैसे ग्राफिक्स हो। हाँ। रूस में ठीक इसी वक्त देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई है। रूस के कस्तोवो निजनी नोवगोरोड क्षेत्र में 2 जुलाई की रात को धमाके हुए, जिनके बाद लुकोइल की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। और इसी बीच रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा में आखिरकार बगावत शुरू हो गई है। रूस बिना रोटी के रह सकता है। रूसी अधिकारी देश में ईंधन संकट की गंभीरता को छुपा रहे हैं। ये रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा की परिवार संरक्षण समिति के प्रमुख का बयान था। और जून के अंत तक रूसी संघ के 12 क्षेत्रों में AI-92 ब्रांड का पेट्रोल अमेरिका में मिलने वाले पेट्रोल से भी महंगा था। इसी समय अनुसंधान सेवा गेल गेलप के अनुसार रूसियों की वो संख्या जो अपनी जीवन स्तर में गिरावट की शिकायत करती है, 2026 में 20 वर्षों के आंकड़ों में सबसे अधिक हो गई। और व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक और बुरी खबर है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उस स्तर तक गिर गई हैं जो मध्य पूर्व में युद्ध से पहले दर्ज की गई थीं। इसका मतलब है कि क्रेमलिन की आमदनी में तेज गिरावट आएगी। इसी समय आज ब्लूमबर्ग एजेंसी ने सचमुच चौंका दिया है। रूस ने यूरोपीय देशों में नाटो की सैन्य अवसंरचना की जासूसी के लिए शैडो फ्लीट के टैंकरों का इस्तेमाल किया है। और इन्हीं टैंकरों से रूसियों ने यूरोपीय देशों पर ड्रोन लॉन्च किए। दूसरी ओर जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर आतंकी हमलों के आयोजन के संदेह में पकड़े गए पहले और एकमात्र संदिग्ध को अदालत में पेश किया गया। ये 50 वर्षीय यूक्रेन का नागरिक है। जर्मनी में यूक्रेनी नागरिक पर आतंकवाद और युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। आइए अब मिलकर 2 जुलाई के बीतते दिन का सारांश प्रस्तुत करें। तो मैं उन खबरों से शुरू करता हूं जो अभी रूस में हो रही हैं। रूस के कस्तोवो निजनी नोवगोरोड क्षेत्र में 2 जुलाई की रात को ठीक उसी समय जब रूसियों ने कीव में रिहायशी मकानों और अस्पतालों पर हमला किया, कस्तोवो में धमाके हुए, जिनके बाद लुकोइल की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन ने कस्तोवो की लुकोइल निजनी नोवगोरोड नेफ्टी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। नेफ्टेओर्गसिन तेज और संयंत्र परिसर में कई धमाकों के बाद भीषण आग लग गई और शहर के ऊपर घना धुआं छा गया। और इस संयंत्र की परियोजना क्षमता लगभग 17 मिलियन टन तेल प्रतिवर्ष है, जो इसे पूरे रूस में चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी बनाती है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने आधिकारिक तौर पर निजेगोरोड्स्की एनटीवी और निजनी नोवगोरोड क्षेत्र के क्स्तोवो शहर में स्थित स्तारोलिकेवा लाइन प्रोडक्शन डिस्पैचर स्टेशन पर सफल हमले की सूचना दी है। लक्ष्य तक की दूरी 850 किलोमीटर है। यूक्रेन की विशेष सेवा ने बताया कि निजनी नोवगोरोड की तेल रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग उद्यमों में से एक है। ये पेट्रोल, डीजल, ईंधन, विमानन, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद बनाता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रूसी सेना की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अब यही स्टारोलिकेवा उत्पादन डिस्पैचर स्टेशन मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके माध्यम से ईंधन को रूस के केंद्रीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। अब हम सिर्फ रिफाइनरी नहीं बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों को रूस के केंद्रीय हिस्से में पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स पर भी हमला कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद रूस में वाहनों पर गैस किट यानी GBO लगाने की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। जून में मार्च अप्रैल की तुलना में री इक्विपमेंट के लिए अनुरोधों की संख्या 35% बढ़ गई। इसके साथ ही GBO लगाने के लिए वाहनों की कतार अगले 3 महीनों तक खिंच गई है। इस बारे में आज रूसी प्रकाशन कॉमर्सांट लिखता है और बताता है कि जो सर्विस सेंटर ये काम करते हैं वे हैरान हैं। कहते हैं कि वे री इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं और वाहनों के लिए जरूरी उपकरण लगा रहे हैं। वहीं जो सर्विस सेंटर री इक्विपमेंट का काम करते हैं, उन्हें जरूरी उपकरण खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की भारी किल्लत के कारण रूसवासी अब गैस पर शिफ्ट हो रहे हैं।
और ड्राइवर अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले अगर आप गैस पर शिफ्ट होते हैं तो गाड़ी की पावर कम हो जाती है। दूसरा, इसकी सर्विसिंग भी कहीं ज्यादा बार करानी पड़ती है। तीसरी बात, ये गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अभी रूसी प्रचार ग्रांडा ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में पेट्रोल पंपों पर लगी कतारों के वीडियो को जबरदस्त तरीके से फैलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में रूसियों ने यूक्रेन के पेट्रोल पंपों, खासकर फ्रंटलाइन और बॉर्डर शहरों में जबरदस्त हमले किए हैं। ये साफ है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि रूसियों का ध्यान उनकी अपनी समस्याओं से हटाया जा सके और ये कहा जा सके कि देखिए, यूक्रेनियों के हालात भी वैसे ही हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि आप ही अकेले हैं जो पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े हैं? यूक्रेनियंस के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। और यही है पूरा रूस की असली प्रकृति। उन्हें साधारण जीवन नहीं चाहिए। औसत रूसी नागरिक को सामान्य जीवन की जरूरत नहीं है। उसके लिए यह जरूरी है कि उसके पड़ोसियों की हालत उससे भी खराब हो। मुझे नहीं पता, पर लगता है रूसी नागरिक चाहता है कि उसके पड़ोसी उससे भी खराब हालत में हो। अगर पड़ोसियों की हालत बेहतर है तो यह बुरा है। वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपने लिए बेहतर नहीं करेगा। वो हर संभव कोशिश करेगा कि उसके पड़ोसी की हालत उससे भी खराब हो जाए। और इसी माहौल में रूसी लोग अपनी जीवन स्तर से कुछ असंतुष्ट होने लगे। उन रूसी लोगों की संख्या जो शिकायत करते हैं कि उनकी जीवन स्तर गिर रही है, 2026 में 20 साल के आंकड़ों में सबसे अधिक हो गई। ये बात गेल ग्लैब के सर्वे में सामने आई है। आगे मैं उनकी बात को उद्धृत करूंगा। यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू होते ही रूस को कीव पर कब्जा करने की उम्मीद थी। कुछ ही दिनों में रूसी जनता की राय झंडे के चारों ओर एकजुट हो गई और लोग जीवन के कई पहलुओं को लेकर काफी अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगे। 4-4.5 साल बाद निराशावाद ने शुरुआती आशावाद को पीछे छोड़ दिया। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सौदे की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। रूसी शहरों पर रोजाना ड्रोन से हमले हो रहे हैं और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। और खुद रूसियों के अनुसार महंगाई रूस स्टेट के आधिकारिक आंकड़ों से 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। नतीजतन रूसी लोगों का सेना और सरकार पर भरोसे का स्तर अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है। युद्ध अब रूसी नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। क्रेमलिन के लिए आर्थिक सामान्यता का भ्रम बनाए रखना और मुश्किल हो गया है। और फिर अचानक रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा में उथल पुथल शुरू हो गई। रूसी अधिकारी देश में ईंधन संकट के पैमाने को छुपा रहे हैं जो यूक्रेनी हमलों के कारण तेल रिफाइनरियों पर हुआ है। स्टेट ड्यूमा की परिवार संरक्षण समिति प्रमुख नीना अस्तानीना ने इस पर बयान दिया और टिप्पणी की। जिम्मेदार उप प्रधानमंत्री ईमानदारी से क्यों नहीं बताते कि लगभग 1/3 तेल रिफाइनरी बंद हो चुकी हैं, और क्यों ना तो वे ना ही अन्य संबंधित उप प्रधानमंत्री और मंत्री इस संबंध में आपातकालीन उपाय लागू करने का इरादा रखते हैं। आखिर देश बिना रोटी के रह सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थिति में मौत के समान है। आप पूछेंगे वो किस बारे में बात कर रही है। इससे पहले रूस के दक्षिणी क्षेत्रों के किसान डीजल की कमी की शिकायत कर रहे थे। साथ ही कटाई से पहले ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की शिकायत भी हुई। अब कटाई का समय है। किसानों के पास सीधा डीजल ईंधन नहीं है और वे इसकी शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं डीजल ईंधन कहाँ है। मैं याद दिला दूं कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे मध्य रूस में तेल रिफाइनिंग लगभग रुक गई है। रिफाइनरियों की क्षमता 2009 के बाद से सबसे कम है। इसी दौरान 40 से ज्यादा क्षेत्रों ने ईंधन बिक्री पर रोक लगाई, जिसमें यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र भी हैं। इसके साथ ही असली, सिर्फ आधिकारिक नहीं बल्कि असली आपूर्ति में रुकावटों, खाली और बंद पेट्रोल पंपों की शिकायतें रूसी संघ के 85 में से 80 क्षेत्रों से आई हैं। इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पहले स्वीकार किया था कि यूक्रेनी सेना के रूसी बुनियादी ढांचे पर हमले समस्याएं पैदा कर रहे हैं और इससे ईंधन की कुछ कमी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी क्षतिग्रस्त सुविधाएं जल्दी बहाल हो जाती हैं और यहां सब कुछ स्थिर रूप से चल रहा है। और जानते हैं, इस मौके पर मैं उन सभी रूसियों से कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो हिम्मत करेंगे अपना मुंह खोलने और कमेंट्स में लिखने की कि आज जो कीव पर हमला हुआ वो जवाबी हमला था। ध्यान से सुनिए।
एक चीज है जिसे कारण परिणाम संबंध कहते हैं। मैं आप में से हर एक को सलाह देता हूं कि सीधे गूगल में, आप शायद गूगल का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन किसी भी सर्च इंजन में कारण और परिणाम का संबंध टाइप करें। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझाएगा कि यह क्या है। तो बात यह है कि असल में गंदगी से भरी रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया और डॉनबास में घुसपैठ की। ठीक उसी तरह रूस ने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। इसलिए रूस आक्रांता है और यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई है। रूस जो कुछ भी कर रहा है वो आक्रामकता के कृत्य कर रहा है जिनका यूक्रेन को जवाब देना पड़ता है। बस यही बात है। रूस जो कुछ भी करता है वो आक्रामकता का कृत्य है, लेकिन वो किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं है। जवाबी कार्रवाई तब होती अगर यूक्रेन ने पहले युद्ध शुरू किया होता, अगर यूक्रेन ने पहले रूस पर हमला किया होता, अगर यूक्रेन ने रूस के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया होता तो रूस की सारी कार्रवाइयों को जवाबी या आत्मरक्षा कहा जाता। मौजूदा हालात में रूस आक्रांता है और वो भी बहुत ही क्रूर, एक बर्बर आक्रांता जो शांतिपूर्ण शहरों पर बमबारी करता है। वो रिहायशी इमारतों, अस्पतालों वगैरह पर हमला करता है। और एक बात और, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 8 साल कहां थे। यूक्रेन ने 8 साल तक डोनबास पर बमबारी की, भले ही ऐसा हुआ हो। मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात बैठा लें कि ऐसा हुआ, यूक्रेन ने डोनबास पर बमबारी की, तो आपका यूक्रेनी डोनबास से क्या लेना देना है? ये एक संप्रभु देश की जमीन है जिस पर आप जंगली और बर्बर लोग आकर अपने हक जताने और जमीनें कब्जा करने लगे। मुझे उम्मीद है मैंने सब कुछ साफ समझा दिया है। इस बीच ईंधन संकट के कारण रूसी इलाकों में पेट्रोल के दाम अमेरिकी कीमतों से भी ज्यादा हो गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। रूसी संघ के 12 क्षेत्रों में अब आधिकारिक रूप से AI-92 पेट्रोल की कीमत उसके अमेरिकी समकक्ष से ज्यादा है, क्योंकि वहां उसे रेगुलर कहते हैं। इसकी पुष्टि रोस्टेट की सांख्यिकी करती है और अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में रेगुलर की औसत कीमत है $1 प्रति लीटर, जो कि 29 जून को सेंट्रल बैंक की आधिकारिक दर के अनुसार 78.32 रूबल है, क्योंकि उनके पास 29 जून तक के ही आंकड़े थे। रूस के क्षेत्रों में ईंधन की कीमत पहले से ही 80 रूबल प्रति लीटर के करीब या उससे भी ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए कामचटका में पेट्रोल पहले ही 85.5 रूबल प्रति लीटर हो गया है। दागिस्तान में लगभग 90 रूबल है। चेचनिया में ये 90 रूबल से थोड़ा ज्यादा है और रिपब्लिक तुवा में 97.5 रूबल है। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है। इसके अलावा असली पेट्रोल की कीमतें जैसे कब्जे वाले क्रीमिया में सरकारी आंकड़ों में बताई गई कीमतों से कई गुना अधिक हैं। वो 200 रूबल प्रति लीटर तक पहुंच जाती हैं और ये तब है जब आप उसे आधिकारिक तौर पर खरीद सके। अगर नहीं खरीद पाए तो दलालों से और भी महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इस दौरान ये उल्लेख करना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ नीचे जा रही हैं। इसके बाद जब कतर ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हो रही अप्रत्यक्ष वार्ताओं में प्रगति की जानकारी दी, जो हार्मुज जलडमरू मध्य पर केंद्रित थीं, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के वायदा भाव पहले ही $70 प्रति बैरल तक गिर चुके हैं। इसका मतलब है कि रूसी यूराल्स ब्रांड की तेल की कीमत $50 के करीब गिर रही है और इसका मतलब है कि क्रेमलिन के लिए तेल से मिलने वाला सारा अतिरिक्त मुनाफा अब खत्म हो रहा है। विश्लेषकों ने आज यूरोपीय नेताओं को साफ संदेश दिया। रूस ने यूरोपीय देशों में नाटो की सैन्य अवसंरचना की जासूसी करने के लिए शैडो फ्लीट के टैंकरों का इस्तेमाल किया ताकि वायु रक्षा प्रणाली में कमजोरियों का पता लगाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 से फरवरी 2026 की अवधि में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है 144 मामले दर्ज किए गए जब रूसी ड्रोन नाटो के 10 देशों और आयरलैंड की सीमा में घुसे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में गंभीर गड़बड़ियां हुई, जैसे कि बड़े हवाई अड्डों का बंद होना। दर्ज किए गए मामलों में से लगभग आधे रूसी ड्रोन की उपस्थिति विशेष रूप से सैन्य ठिकानों से संबंधित थी। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन कई रणनीतिक ठिकानों के ऊपर देखे गए, जिनमें अमेरिकी परमाणु बमों के भंडारण स्थल और फ्रांसीसी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बेस शामिल हैं।
ये घटनाएं रूसी संघ द्वारा यूरोप के ऊपर ड्रोन के इस्तेमाल की एक बड़े पैमाने की मुहिम का हिस्सा थीं और इनका उद्देश्य नक्शा बनाना और साथ ही यूरोपीय वायु रक्षा प्रणालियों की जांच करना था, जो मिसाइलों, बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों जैसी अधिक गंभीर धमकियों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई हैं। इसकी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि इन प्रणालियों को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले धीमे और बड़े उपकरणों, न कि छोटे उपकरणों जिनमें ड्रोन भी शामिल है, को ट्रैक करने में कठिनाई होती है। अब आपके लिए संस्थान की रिपोर्ट से एक उद्धरण। हम मानते हैं कि रूस से जुड़े जहाजों और उनके छाया बेड़े का उपयोग ड्रोन के सिग्नल लॉन्च, इंटरसेप्ट या रिट्रांसलेट करने के लिए समुद्री प्लेटफॉर्मों के रूप में किया गया था। ड्रोन घुसपैठ का सामना करने वाले यूरोपीय देशों में जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और अन्य शामिल हैं, जो आमतौर पर ऐसे कृत्यों के लिए रूस पर जिम्मेदारी डालने से बचते रहे हैं। हालांकि संबंध स्पष्ट हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन असमान और खंडित है, जिसमें दोषी की पहचान बेहद धीमी गति से होती है और अक्सर जवाबी कदम असंगत होते हैं। और विश्लेषकों के अनुसार भूमध्य सागर में ड्रोन की गतिविधियों की कमी का मुख्य कारण इस क्षेत्र में अधिक विकसित क्षमताएं हैं, खासकर समुद्री निगरानी और अमेरिकी पनडुब्बियों के उपयोग के मामले में। वहां बिना देखे घूमना, ड्रोन लॉन्च करना तो दूर की बात है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से वहां छाया बेड़े के टैंकर उतनी बार नहीं चलते जितना वे बाल्टिक में चलते हैं। इसके सह लेखक लुइस बर्न ने बताया कि कुछ सरकारें इन घटनाओं की जांच कर रही हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से वे अनजान बनी हुई हैं। उनके अनुसार जब 2026 की शुरुआत में यूरोपीय देशों, खासकर फ्रांस ने रूसी शैडो फ्लीट के टैंकरों को रोकना और उनकी तलाशी लेना शुरू किया, तो ड्रोन से जुड़े हादसे लगभग बंद हो गए। ये सिर्फ साबित करता है कि रूसियों ने इन टैंकरों का इस्तेमाल ड्रोन लॉन्च करने के लिए किया था, लेकिन जब उनकी तलाशी और जांच शुरू हुई तो उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया। इसी बीच यूरोपीय संघ ने हाल ही में भूमध्य सागर में शैडो टैंकरों को रोकने और उनकी तलाशी के लिए सैन्य जहाजों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, आखिरकार। और यूक्रेन, जिसने अब तक ऐसे करीब दर्जन भर जहाजों पर हमला किया है, उसने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि शैडो फ्लीट के टैंकरों को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाए। इसलिए ये देखना जरूरी है कि यूरोपीय लोग भले ही चुपचाप पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगता है शैडो फ्लीट का युग खत्म हो रहा है। आज जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर आतंकी हमलों के आयोजन के संदेह में पकड़े गए पहले और एकमात्र संदिग्ध को अदालत में पेश किया गया। ये 50 वर्षीय यूक्रेन का नागरिक है। जर्मनी के संघीय अभियोजन ने उस पर नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर हमले का आरोप लगाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। संदिग्ध पर विस्फोटक का उपयोग करके विस्फोट की साजिश रचने और संरचनाओं को नष्ट करने का भी आरोप है। तो जर्मन अभियोजन के अनुसार सर्गेई के केसीबी जेवा लगभग 2015 तक जो यूक्रेन की सुरक्षा सेवा में काम करता था, उसने 7 लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिन्होंने कथित तौर पर सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर के तल पर गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया। 2022 की गर्मियों के अंत में आरोपी किराए की पाल नौका एंड्रोमेडा पर 4 पेशेवर गोताखोरों, एक विस्फोटक विशेषज्ञ और एक कप्तान की टीम के साथ उस जगह पहुंचा। इसके बाद टीम ने लगभग 80 मीटर की गहराई पर हेक्सोजेन और ऑक्टोजेन के उच्च प्रभावी मिश्रण से बने कई विस्फोटक उपकरण लगाए। 26 सितंबर को एक साथ नॉर्ड स्ट्रीम की 3 पाइपलाइनों को नष्ट कर दिया गया। और फिर जांचकर्ताओं ने एंड्रोमेडा पर यॉट के शीतकालीन ठहराव स्थल पर रियूगेन द्वीप पर हेक्सोजेन और ऑक्टोजेन के मिश्रण के निशान पाए। वैसे ऑक्टोजेन एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर सेना द्वारा किया जाता है। ये नमूने उन नमूनों से मेल खाते हैं जो नष्ट हुई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों से लिए गए थे। इसके अलावा यॉट पर उंगलियों के निशान, बालों के साथ एक काली टी शर्ट, एक बेसबॉल कैप, एक थर्मस और कुछ इस्तेमाल की गई कॉफी की कपें मिली। और अब जर्मनी के संघीय अभियोजन कार्यालय के अनुसार उस स्पेशल फोर्स ग्रुप से जुड़े होने के संदेह में 7 यूक्रेनियन पर शक किया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर विस्फोट को अंजाम दिया था। उनमें से एक दुर्भाग्यवश उस युद्ध में मारा गया जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया।
जांच के अनुसार आतंकी हमलों के समय सेर्गेई के, जो पिछले साल नवंबर से जर्मनी में हिरासत में है, वो यूक्रेनी सेना का सैनिक था, जिसका प्रमाण उसका सैन्य पहचान पत्र है। उस व्यक्ति को 2025 की गर्मियों में इटली में छुट्टियों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जर्मनी के संघीय न्यायालय के अनुसार सेर्गेई के यूक्रेन की सशस्त्र सेना की एक विशेष इकाई में अधिकारी रह चुका है। और अब जर्मनी की संघीय न्यायालय की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों में विस्फोट की घटना बहुत अधिक संभावना के साथ किसी विदेशी देश के आदेश पर की गई थी। ये खुफिया एजेंसी के ऑपरेशन का हिस्सा था। हाँ, खुफिया एजेंसी। इस दस्तावेज के अनुसार इन ऑपरेशनों की जिम्मेदारी कीव की सरकारी एजेंसियों पर है। जर्मनी के अभियोजकों द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विस्फोट का आदेश देने वाले, उद्धरण के अनुसार, यूक्रेन की सरकारी संस्थाएं थीं और दस्तावेज के अनुसार कीव से आदेश मिलने पर साथियों को विस्फोट करना था। उद्देश्य था कि इन पाइपलाइनों से गैस आपूर्ति पूरी तरह रोकी जाए और रूस को गैस व्यापार से होने वाली आय सैन्य कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने से रोका जाए, जो तर्कसंगत है। खुद सर्गेई के सभी आरोपों को खारिज करते हैं और यूक्रेन, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और वैसे ये सही भी है। मुझे पूरा यकीन है कि राजनयिक स्तर पर इस मामले को लेकर बातचीत जरूर चल रही है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।